बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल और 30 अगस्त तक के इनकला की बात हो रही थी। G7 ममालिक का इजलास भी हुआ और अमरीका भी इस बात को तस्लीम कर चुका है कि वो 30 अगस्त तक अपना इनकला मुकम्मल करेंगे। ये जो है स्ट्रेटजी रही और अमरीका की जानिब से, और जो तालिबान की जानिब से स्ट्रेटजी रही, तो तालिबान की स्ट्रेटजी इसका मतलब है कामयाब रही कि 31 अगस्त को ही इनकला हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये डेड नहीं, रेड लाइन है। और अशरफ गनी ने अमेरिका को धोखा दिया, अमेरिका की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है और उनके ऊपर बहुत सारे इल्जामात भी लग चुके हैं। रूस और चीन और पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने आया है कि इंटरनली अफगानिस्तान के मामलात में बराह रास्त किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेंगे। जो कुछ करना है उन्होंने खुद करना है और उनके अपने मामलात हैं, लेकिन हम किसी सूरत भी पनाह गज़ीनों को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे अपने हालात जो हैं वो बहुत दगरगू हैं और बहुत मुश्किल ज़िंदगी चल रही है। इस हवाले से भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और मुल्की हालात की बात करें तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के खिताब को लेकर बात करेंगे कि आज वो 3 साला कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं। बराह रास्त कई शहरों में उनका खिताब जो है वो भी दिखाया जा रहा है और सेशंस के अंदर। और देखना यह है कि जो 3 साला कारकर्दगी की रिपोर्ट है वो इसमें पाकिस्तान के अंदर जितनी कारकर्दगी की है वो बयान करेंगे, तो क्या वो कारकर्दगी है। महंगाई तो मुल्क में उसी की उसी तरह है, गरीब आदमी तो उसी के उसी तरह तड़प रहा है। और चंद ही दिनों पहले जो अद्वियात की कीमतें महंगी करने की बात हुई थी, काबीना ने उसकी मंजूरी दी, तो अद्वियात भी महंगी हो गई, बारहा महंगी होती रही है। शेख और नोश आम आदमी के हाथ से निकल गई, पेट्रोल महंगा हो गया, जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। तो कामयाबी कहाँ हासिल की है ये तो आज पता चल जाएगा। तालीमी निज़ाम पे भी उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा कि इंग्लिश मीडियम सिस्टम जो है वो ज़हनी गुलामी की वजह है और हमें अपने तालीमी निज़ाम को बदलना पड़ेगा। 70 साल हो गए लेकिन अभी तक हम ये बात तय नहीं कर पाए कि हमारा तालीमी निज़ाम होना क्या चाहिए। हर गवर्नमेंट आती है वो अपने निज़ाम की बात करती है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो अब जा रहे हैं पंजाब के अंदर और मुल्तान में, और वहाँ से जाके बहुत से सूबाई और अरकान जो हैं और विफाक के भी कुछ बंदे हैं उनको अपने साथ मिलाने की बातें हो रही हैं, पार्टियों से बंदे लाने की बातें हो रही हैं। हालांकि अगर उनकी पहले भी यात्रा देखी जाए जो उन्होंने बलूचिस्तान की और जनूबी पंजाब की वो बड़ी कामयाब रही, तो इस मरतबा कितनी कामयाब रहती है। और नज़ीर चौहान ने भी ये इंदिया दिया है कि जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप से 11 अरकान जो हैं वो निकाल लाएंगे और वज़ीर आज़म साहब इत्मीनान रखें। ये तमाम मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर हम आज गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि क्या सियासी पेशखेमा बन रहा है पाकिस्तान का। जनाब खादिम अली मांडला साहब स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। और खादिम अली मांडला साहब, अफगानिस्तान का मामला बिल आखिर अमरीका भी इस बात को मान गया कि 31 अगस्त तक हम अपना इनकला मुकम्मल करेंगे, यानी ये तालिबान की जो स्ट्रेटजी है उसकी कामयाबी की तरफ बात जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया एहसन। देखिए, अफगानिस्तान तालिबान बड़े क्लियर थे कि 31 अगस्त जो है ना वो डेड लाइन फिक्स है। वो दूसरे ममालिक बरतानिया या G7 की जैसे वो कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें दूसरे जो ममालिक थे उनकी ख्वाहिश थी कि आगे बढ़ा जाए। खासकर अमेरिका की ये ख्वाहिश थी कि आगे बढ़ा जाए, लेकिन अमेरिका जो है ना वो ख्वाहिश से ज़्यादा समझदार ज़्यादा है। उसको पता था कि अगर ये अल्फाज मेरे मुंह से निकल गए कि हम 31 अगस्त के आगे जाएंगे, लेकिन आगे वो टाइम देने को तैयार नहीं होंगे। तो हालात जो है ना पहले ही जो कुत्या अमेरिका की हो रही है, जो शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, उसको पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा जिस तरीके से उसको शिकस्त फास का सामना करना पड़ा। तो मेरा उसने अक्लमंदी का मुजाहरा किया है कि हम 31 अगस्त जो है ना उसको अबूर नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है वो तमाम ममालिक जिनके वहाँ जो है ना अफराद हैं उनको निकालें 31 से पहले वहाँ से जान छड़ाएं। अदरवाइज़ मेरा ख्याल है वो तालिबान तैयार हैं, वो हैज़े जंगी कैदी सब को फिर बाकी बंद करें उधर, बंद करके जो तरीक़ाकार होता है जंगों में उस तरीके से जो है ना उनको ट्रीट करें। तो मेरा ख्याल है ये लेकिन अगर जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, अगर इस तरह उन्होंने मामले चलाए, हालांकि वो अभी तक भी अमन की बात कर रहे हैं और मुस्तकबिल में भी वो अमन की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस बात का आप इशारा कर रहे हैं अगर ऐसा होता है तो दुनिया क्या उनको तस्लीम करेगी? तो दुनिया ने टाइम अमेरिका ने खुद दिया ना। अच्छा, तालिबान ने तो टाइम नहीं दिया था, डेड लाइन अमेरिका ने दी है ना। उस डेड लाइन के अंदर रहते हुए उन्होंने अपने जितने भी सपा है, फोर्सेस है, जितने ये दाइश माइश ये ब्लैक वाटर ये तमाम जो है ना फोर्सेस को निकालना उनकी जिम्मेदारी थी।
कि अगर जिम्मेदारी लेकिन दाइश का तो वो भी खतरे की बात करते हैं नहीं, कि वो वहाँ पे खतरे का मौजूद देखो है। बात ये है कि ये सारे किसके पाले हुए थे, अमेरिका के ना, किसी और ने तो नहीं पाले थे। ये सारा जो बीज बोया हुआ था अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का था। तो अभी टाइम से जो है ना मेरा 31 अगस्त से पहले पहले वो निकल जाएंगे। और बाकी ये जो मजमा लगा रहे हैं, ये जिस तरीके से ये फोटो जो है तस्वीरें आ रही हैं कि एयरपोर्ट के ऊपर अवाम नास जो है ना वहाँ वो लपट रहे हैं जहाज़ों के ऊपर, तो ये क्या है? ये तो वही लोग हैं कि जो रोज़गार के लिए, ये तो तमाम मुल्कों से जाते हैं। अभी आप पाकिस्तान को देख लें तो इलीगली कितने लोग जो है ना वो जाते हैं। कोई तुर्की जाता है, कोई यूनान जाता है, कोई किधर जाता है, इंडिया से देखे बांग्लादेश से जाते हैं। तो ये तो वो लोग हैं कि जो ग्रीन कार्ड के लिए अपने जो है नजरिया मुआश के लिए भागते हैं। वो कोई तालिबान के खौफ से थोड़े भाग रहे हैं। तालिबान के खौफ से फिर अमेरिका समझदार है, वो अमेरिका अपने मुल्क तो लेके जा ही नहीं रहा इनको, कि ये तो आश्रय तो दे रहा था, लेकिन तमाम को खलीजी ममालिकों में थोड़े थोड़े और ऐलान तो बड़ा नहीं कर रहे। जो उसके अफगानिस्तान के इतराफ में ममालिक हैं, यानी कि हम जो लोग हैं, हमारी तरफ प्रेशर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है कि वो लोग इनको पनाते हैं। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी 30 लाख से ज्यादा 35 लाख अफगानों का जो है ना, ये समझ लो कि दूसरा घर जैसे कल मेहमान नवाजी कर रहे हैं हम। हमारी तो मैशत भी जो है ना वो इतना उसमें दम नहीं है, लेकिन बावजूद उसके हमने जितना बड़ा दिल किया, अपने घर के दरवाजे अफगानियों के लिए खोले हैं। ये पूरी दुनिया के आगे एक बहुत बड़ी मिसाल है। लेकिन तो अभी जो वफादारियों के ऐलान करते हैं ना, जो कहते हैं कि हमने अफगानिस्तान के लिए बड़ा कुछ किया, तो ये दरवाजे खोले आपने। पहले तो 35 लाख ये जितने बातें और भाषण देते हैं, ये 35 लाख इंडिया भी अपने अंदर रखे, ये दूसरा जो अमेरिका है ये भी रखे हैं, ये बरतानिया है, G7 या 8-7 जितने ममालिक हैं, ये 35 लाख बंदों की मेहमान नवाजी के दरवाजे खोले। उसके बाद अगर पाकिस्तान में गुंजाइश होती तो हम जरूर रखें। हालांकि अगर इस तमाम सूरत हाल में देखा जाए तो तुर्की ने और रूस ने वाजे क्लियर कर दिया कि हम तो बिल्कुल भी किसी किस्म का इनको नहीं रख सकते, और अगर कुछ हुआ भी तो वीज़ा के जरिए से होगा, क्योंकि हमारे अंदर भी कोई कैपेसिटी और गुंजाइश नहीं कि हम मेहमान नवाजी करें। वो देखो उसमें 2-3 चीज़ें हैं कि जब ये जेलों से निकले हैं, आज़ाद हुए हैं, तो उसमें दाइश, डेंजरस, कोई दहशतगर्द किस्म के, वो इन्हीं के पाले पोसे जी जंगजुओं को नहीं ले रहे ना, वो जंगजुओं को नहीं ले रहे, इसलिए भी वो ख्वाहिश है कि अगर ये लोग आ जाते हैं तो ये भी रिजर्वेशन लोगों की है कि अगर वो आ जाते हैं तो ऐसा ना हो कि वो अमेरिका में या जिस मुल्क में जाएंगे तो वहाँ खराबियां तो होंगी ना। तो इन सारी चीज़ों का सामना पाकिस्तान ने तो बहुत ज़्यादा किया। हमने तो जो 70-80 हज़ार शहादतें हैं दहशतगर्दी की जाम में पाकिस्तान ने दी हैं, तो ये सारे इन्हीं के बीज बोए हुए थे ना, अभी क्लियर हो रहे हैं। जैसे भारत ने वहाँ बैठकर, अमेरिका ने, इजराइल ने जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की है, तो हमने तो सबसे बड़ा नुकसान जो है वो इस दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान ने उठाया है। कोई 150 अरब डॉलर जो है ना उसका हमने नुकसान किया। लेकिन मांडला साहब ये तमाम नुकसान तो हमने बर्दाश्त किए हैं, लेकिन उस तरीके से हमें रिकग्नाइज भी नहीं किया गया। इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा। लेकिन अगर बात की जाए अफगानिस्तान के अंदर के दाखिली मामलात की, तो रूस, पाकिस्तान और चीन का जो वाज़े मौक़िफ़ सामने आया है, वो मौक़िफ़ ये है कि हम बिल्कुल भी अफगानिस्तान के जो इंटरनल मामलात हैं और जो उनके अपने इंटरनल मुज़ाकरात हैं उसमें किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं करेंगे, जबकि मगरिब की तरफ से जोर भी दिया जा रहा है। देखिए बात यह है कि कोई भी मुल्क जो है ना किसी के अंदर मदाखलत नहीं करता, क्योंकि वो, लेकिन मगरिब ये चाहता है कि की जाए और वो बारहा इस तरह की बातें नहीं करेंगे ना। जो 20 साल वहाँ 28-30 मुल्कों को लेकर ट्रिलियन डॉलर की जो है वो सरमायाकारी करके को उन्होंने कितनी मदाखलत की है। वो अपनी हैसियत और औकात नहीं देखी कि जो अंदर बैठकर कुछ नहीं कर सके, तो ये दूसरे ममालिक अफगानिस्तान हो या ये चीन या रशिया, ये कहा जाता है कि पड़ोसी ममालिक वो अपना किरदार अदा करें, हालांकि वो तो बहुत बेहतरीन तरीके से अपना किरदार अदा करें। बात यह है कि जिन्होंने इनको शिकस्त फास दी है वो बिल्कुल बेहतर तरीके से मुल्क को चलाना भी जानते हैं। जो इनको निकाल सकते हैं तो वो मुल्क को भी चला सकते हैं और सबसे अच्छा चलाएंगे। ये इसमें तो किसी को डाउट ही नहीं है। वो किसी को डिक्टेट करके
किसी के ऊपर जो है ना मसलत नहीं कर सकते कुछ चीज़। उनके पास एक निज़ाम है, जिस निज़ाम के लिए उन्होंने जंग लड़ी है वो शरीयत है, शरीयत का उन्होंने नफाज करना है, वो निज़ाम बनाया है अल्लाह का। लेकिन अगर मैं आपसे यहाँ पे एक बात ये भी जानना चाहूँगा, जैसे वर्ल्ड बैंक ने जो उनके पैसे हैं वो मुअत्तल कर दी उनकी इमदाद, और इसी तरह अमेरिका में जो उनके पैसे पड़े हुए हैं वो मुंजमद कर दिए गए, तो क्या उनको मुआशी मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा इन तमाम मामलात के बाद? देखो ये तो दोगलापन है। बैनुल-अक़वामी वर्ल्ड बैंक हो या एशियन बैंक हो या IMF हो या अमेरिका हो, जो वसासे उनके मुंजमद किए हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये सरासर ज़्यादती है और बिलखसूस उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि आप इंसानों को वहाँ एक देखो ना 4 करोड़ के करीब जो है ना वो आबादी है, तो वहाँ उनको किस रहमो करम पे छोड़ेंगे? एक तरफ तो आप इंसानियत का दर्स देते हैं, मुझे बताएं कि ये चंद दिन पहले से जो है ना आप हालात देखें तो वहाँ 20 साल जो जबर जुल्म और जो खून की जो है ना वो नदियाँ बहाई गई हैं। मुझे बताएं कि उस वक़्त कोई NGO कोई अदारा नहीं बोला कि अफ़गानिस्तान में कौन से जो है ना वो गैर इंसानी जो है ना वो काम हो रहे हैं, मदरसों के ऊपर बम फेंके जा रहे हैं, मजलूमों के ऊपर मारे जा रहे हैं, कंटेनर भर भर के जो है ना गले काटे जा रहे हैं। तो ये सारे काम जब हुए तो उस वक़्त तो कोई तंजीम दुनिया की नहीं बोली। कई नहत्तों के ऊपर आप आकर शलंग कर रहे हो, ड्रोन फेंक रहे हो, तो उस वक्त सारी, लेकिन अभी आकर 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो खुराक के बहरान का शिकार बनने जा रहे हैं। जब से अफगानिस्तान में तालिबान आए हैं तो उस वक्त से जो रिपोर्टिंग हो रही है वो ये है कि जराइम में कमी आ गई है। कोई चोरी नहीं, कोई डाका नहीं, कोई कत्ल नहीं, कोई राजनी नहीं, कोई किसी की असमंदरी नहीं है। तो उसके ऊपर ये इंसानी तंजीमों को कौन से हकूक चाहिए? अगर इनको अमन देखने में अच्छा नहीं लग रहा तो ये क्या चाहते हैं? हर वक्त जो है ना खूनरेजी के ऊपर जो है ना उसको जो है ना प्रचार करने को तैयार होते हैं। तो मेरा ख्याल है अभी जो जैसे खुराक की कमी या किल्लत की वजह बता रहे हैं, तो कल मैं सुन रहा था कहीं कि जो एयरपोर्ट के ऊपर है पता नहीं $40 की पानी की बोतल है और $100 की मेरा ख्याल है वो बिरयानी की एक चावल की प्लेट है। तो ये दुनिया को देखना चाहिए कि अगर वहाँ अवाम नास को आप जमा करते हो, उनको बड़े अच्छे जो है ना वो ख्वाब दिखा रहे हो कि आप जनाब आओ हम आपको सेटल करते हैं, तो खुदा के लिए उनके लिए कोई राशन का कोई खुराक का भी बंदोबस्त करें। ये दोगला मेयार रहा है और मज़ीद इस पे परेशानी का शिकार भी हैं अफ़गान अवाम जो हैं। मज़ीद इसके ऊपर बात करते हैं। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि अशरफ गनी साहब ने उनके साथ धोखा किया है। नाजरीन, धोखा कैसे किया और क्यों किया? अब क्योंकि पहले वो इनके ऊपर रिलाई कर रहे थे मगर अब नहीं हुआ ऐसे वैसे मामला जैसा वो चाह रहे थे, तो इसी के ऊपर मज़ीद बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी अफगानिस्तान के मसाइल के ऊपर और अमेरिका बहादुर की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अशरफ गनी साहब ने उन्हें धोखा दिया है। तो बाडला साहब, अशरफ गनी साहब ने धोखा कैसे दिया अमेरिका को? और पैसे तो उनके घर से भी बहुत ज़्यादा निकले हैं डॉलर की सूरत में, और भी बहुत से मामलात हमें देखने को मिले, लेकिन क्या वो तमाम उम्मीदें जो उन्होंने अशरफ गनी साहब से लगा रखी थी वो पूरी नहीं हुई तो इसलिए धोखा दिया? और जो उन्होंने आर्मी के साथ, अफगान आर्मी के साथ उम्मीदें लगा रखी थी वो पूरी नहीं हुई तो इसलिए धोखा दिया? देखिए बात ये है असल के जो अमेरिका की ये एक हिस्ट्री रही है कि जब वो बंदे को इस्तेमाल करता है, चंद दिन पहले तो अमेरिका उधर वाइट हाउस में बैठ के किस तरीके से जो बाइडन के साथ मुलाकातें कर रहा था, इससे पहले जो सदूर रहे हैं तो उनके साथ रवाबत देख रहे हैं सबके। तो जब वो इनके कहने के ऊपर इनको फैसिलिटेट कर रहा था, अफगानियों का खून बहा रहा था साथ बैठकर, तो उस वक्त तो ये बहुत अच्छा था। तो इससे पहले आप पूरी हिस्ट्री आप अमेरिका की देख लें कि पहले वो दोस्त बनाता है, फिर उसको इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करने के बाद जो उसका हशर करता है तो वो दुनिया जानती है कि आप ईरान के वो रज़ा शाह पहलवी से ले लें कि उसका क्या हाल किया। उसको तो वो वहाँ जो है ना वो रहने के लिए जगह भी नहीं थी, उन्होंने वो जाके मिस्र में पनाह ली, वहीं तदफीन हुई। उसके बाद सद्दाम के साथ जो अशर किया ये भूल गई दुनिया। ये कर्नल कज़ाफ़ी के साथ जो किया वो आप पाकिस्तान में देख लें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो सोशलिज्म और बड़ा नारे शारे, वो बाद में क्या हुआ? फांसी हुई। वो खुद कहता था जुल्फ़िकार अली भुट्टो कि सफ़ेद हाथी जो है ना वो आ गया जो मुझे मरवाना चाहता है। फिर उसके बाद ज़ियाउल हक, उसका क्या असर किया कि जहाज़ में अपने सफ़ीर समेत उसको उड़ाया कि जिसने इनके लिए क्या क्या नहीं किया।
सोवियत यूनियन की पूरी जंग, पूरी वार, सारा इनके लिए बुझ करते थे। फिर आगे मुशर्रफ का आप देख ले कि मुशर्रफ ने वो देखो ना ये सरहदें सारी जो अड्डे दे, और बाद में उसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि जनाब ये दोगलापन इसने किया है, डबल क्रॉस किया है। मेरा है कि दुनिया को सबक सीखना चाहिए कि अमेरिका की दुश्मनी को एक्सेप्ट करो, कभी इसकी दोस्ती के ऊपर इतबार न करो। और ये बेलखसूस ये मैसेज जो है ना, ये भारत के लिए ज़्यादा है कि जो बड़े जो है ना वो ढोल टापता था, और आगे इसका भी जो हशर करेगा वो तो ये भी कहते थे कि बड़ी मजबूत आर्मी है और पाकिस्तान जो है ये झूठ के पलंदे बांधता है, और कहता है जी कि ये इनकी आर्मी उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन हुआ तो वही जो पाकिस्तान की तरफ से दिखाया गया। बात यह कि अजीत डोभाल की जो वीडियो सामने वो इकरार कर रहा है कि ये बड़े बहादुर हैं, 3,25,000 जो है ना मसल्ला अफवाज है, हमने बड़ा इनको इक्विपमेंट दिया है, इनको ट्रेनिंग दी है। तो मेरा ख्याल है कि ट्रेनर वहाँ दौड़ दौड़ के भाग भाग कर जाते थे उस वक्त अफगानी आर्मी भी, कहाँ से लेने भारत में। तो भारत में तो बहुत मशहूर है कि वहाँ ट्रेनिंग तो बहुत कम होती है, वहाँ लड़कियाँ और शराब बेतहाशा मिलती है। तो लड़की और शराब जहाँ मिलेगी वहाँ ट्रेनिंग क्या करेंगे वो। तो उनकी अपनी फौज की हालत नहीं देखी आपने कि जब ये लद्दाख में मार मार कर पिटाई कर कर उसने चाइना ने, तो आगे से उनकी शक्लें नहीं देखी। ये 27 फरवरी का जो यहाँ वाकया हुआ, तो जो त्यारे उनके 2 शूट डाउन किए, तो उनकी ट्रेनिंग तो सारी दुनिया के सामने कितनी ट्रेनिंग और कितनी बहादुर है। वो मास बाय साजिश के और कोई काम नहीं उनको आता। तो अभी तो चीख चीख के पूरा जो भारतीय मीडिया है अभी वो क्या चीखो पुकार कर रहे हैं, भाई हम कहाँ गए, हमने वहाँ लाइब्रेरी बनाई, हमने वहाँ डैम बनाया, हमने ये किया। तो उनका वो जेडी बख्शी अपना जर्नैल कह रहा था भाई तुम्हारी तो टांगों में दम नहीं था, वो तो कह रहे थे कि अपनी फौज भेजो, लेकिन आपको जो है इधर ही सांस फूला हुआ था। तो क्योंकि इंडिया की फौज खुद ही नहीं लड़ सकती तो उन्हें ट्रेनिंग क्या देनी थी। तो अभी ये पूरी अमेरिका और ये जितने उनके इत्तेहादी थे ये आके इंडिया को पकड़े कि आपने वहां इनको कौन सी ट्रेनिंग दी थी और आपके एजेंडे क्या थे। ओके, इन्होंने जो 18 कौंसलेट थे वो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही मकसद था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जाए और वहां से टीटीपी और सबको जो है फैसिलिटेट करना, उनको इन्होंने लेकिन ये पाकिस्तान की भी बहुत बड़ी कामयाबी है, पाकिस्तान की फोर्सेस की भी बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने बहुत से लोगों को शिकस्त दी और बहुत से इस तरह के ग्रुपों को शिकस्त दी और दुनिया में साबित किया कि हम एक साबित कदम कौम हैं और हम इस तरह की तमाम साजिशों से लड़ने की ताकत और सलाहियत भी रखते हैं। ये पाकिस्तान आर्मी का भी जो है इसको जाता है सेहरा और कौम को भी इसका सेहरा जाता है कि वो साथ साथ खड़े रहे। और जो बात आपने की कि दोगलेपन की, तो जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो फिर दोस्त भी दुश्मन लगने लग पड़ता है और धोखा देते हैं। मुल्क के इंटरनली हालात की बात करते हैं। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब 3 साला कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या कारकर्दगी की रिपोर्ट होगी? उनकी तरफ से तो दावे ये हैं कि मुल्क में अच्छा ही अच्छा हुआ और हम जितने भी उन्होंने अच्छे काम किए उसकी ज़ाहिर बात है रिपोर्ट बनाई गई है। क्या रिपोर्ट हो सकती है? देखिए, बात यह है कि हर गवर्नमेंट जो है ना वो अपने काम को अच्छा ही कहती है, लेकिन जो हालात हैं, जो मंशूर था, जो नारे लगा के पीटीआई की हुकूमत आई थी, उसमें अगर 10% भी अमल हो जाता तो दुनिया सलाम करती। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले था कि आपने जुडिशल रिफॉर्म लानी थी, क्या उसमें ला सके? अदलिया में कोई बेहतरी आई? आपने पुलिस रिफॉर्म करनी थी, क्या उसमें कोई रिफॉर्म ला सके आप? आपने टैक्स का निज़ाम बेहतर करना था, क्या उसमें कोई बेहतरी ला सके? कोई नहीं ला सके। यानी कि आपने नौकरियां देनी थी, वो आपको अलग इशू लग रहा है। वो इशू नहीं है, वो दे नहीं सकते ना। देखो, वो तो मैं पहले दिन से कहता हूँ कि जो काम इनके वश का नहीं है वो तो कर ही नहीं सकते। अच्छा, उसकी वजह यह है कि इनका अभी मेरा 4था वजीर खजाना है कि अभी तक इनको वजीर खजाना से ही नहीं मिल सका। कोई 7वां मेरा है चेयरमैन FPR जो है वो बदल चुके हैं, बाकी सेक्रेटरी खजाना कितने बदल चुके हैं, को IG पंजाब कितने चेंज कर चुके हैं। मेरा ख्याल है कि एवरेज वो तो तब्दीली की रविश थी उनकी। वो कहते हैं जी कि हम तब्दीली की रविश, जिन लोगों को उन्होंने तब्दील करना था, जिन लोगों को उन्होंने तब्दील करना था वो विफाक में वैसे के वैसे बैठे रहे। मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो काम इनके करने वाले थे हुकूमत के, बाकी वहां जहां नौकरी की बात है। दूसरी, अभी देखो ये जो बड़ा अच्छा काम करने जा रहे हैं कि एक नसाब
तालीम के ऊपर जो जोर दे रहे नहीं, हैं। इसके ऊपर मैं बात करता हूँ, इसके ऊपर मैं मजीद आपसे बात करता हूँ तालीमी निसाब के हवाले से। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आज वो अच्छी कारकर्दगी की रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन मुल्क में महंगाई बढ़ गई, मुल्क में बेरोजगारी बढ़ गई, लोगों के माशी हालात खराब हो गए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो गई, तो कौन सी तरक्की, कौन सी कामयाबी और कौन सी 3 साल की मुद्दत में जो है दूध की नहरें बही पाकिस्तान के अंदर है कि 95-96 अरब डॉलर का मकरूज मुल्क था जब हुकूमत टेक ओवर की। अच्छा, अभी 117 अरब डॉलर का मुल्क मकरूज है। ज्यादा हो गया ना? नहीं तो ये तो जाएगा ना। देखो आपके पास मुल्क चलाने की ये सरमाया नहीं है। आप कशकोल उठाते हो, IMF से पैसा लेते हो, वर्ल्ड बैंक से पैसा लेते हो, दूसरे मुल्कों से भीख मांगते हो जाके बकारियों की तरह, और आके फिर पता क्या करते हैं, हमने किसानों को दे दिया। भाई कहाँ से दे दिया? कहाँ जाते हैं? अभी भी 200 अरब और 77 करोड़ आए हैं पाकिस्तान के अंदर, कहाँ जाएंगे? इन्होंने तो पहली हुकूमतों से ज्यादा कर्जे लिए हैं। कर्जे तो लेंगे ना। जो मुल्क अपनी आमदनी नहीं है आपकी, अच्छा, आपका जो बजट बना है 8,487 अरब का, आपकी आमदन है 4,000 अरब, तो बाकी कहां से लेना 4,500 अरब? कहां से लोगे? वो आपने जब कशकोल उठाना है 3,090 अरब जो है ना, वो तो आपने सिर्फ एलोकेट किए हैं सूद की मद में जो अदायगी करनी। तो बेहतरी जो है ना वो तनहाएं, सस्ताई, ये तो कतन नहीं होगी, हो सकती नहीं है। ये हो सकती थी कि जब ये चोरों, लटेरों, डाकू, कातलों से जो है ना लूटा हुआ सरमाया वापस करते, लेकिन वो उसकी तरफ को बढ़ा ही कोई नहीं। आपकी अदलिया में इतना दम ही नहीं है, आपके अदारों में इतना दम नहीं है। सारे चोर, डाकू, लटेरे बाहर हैं जिनके अरबों खरबों के सासे हैं, उस तरफ को पेशरफ्ती नहीं हुई। चोरी जो है ना उसी तरह बढ़ती जा रही है, करप्शन उसी तरह होती जा रही है। सर, आपके ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक साबिका हुकूमतों के मुकाबले में इस हुकूमत में ज्यादा बेज़ाब्तियां, माली बेज़ाब्तियां हुई हैं 19-20 के अंदर, लेकिन कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं। वो कहते हैं जी ये करप्शन फ्री पाकिस्तान है, ये है, ऐसे है, वैसे है, इस तरह उस तरह। पहले वो कहते थे, पहले अच्छा, इनका मौक़िफ़ भी आप सुन लीजिए। वो मौक़िफ़ ये देते हैं जी, पहले तो सबके सामने होती थी चोरी, अब छुप के चोरी होती है। तो मेरा ख्याल है जो छुप के चोरी होती है वो ज्यादा खतरनाक होती है। बात छुप के या सामने चोरी होती है। असल मसला ये नहीं है। मसला जो है ना कि जिन लोगों ने पूछना है, जिनके कंधों के ऊपर बोझ है इस मुल्क का, जो आला इक़्तिदारों में बैठे हुए हैं, उनके पास अपनी मनी ट्रेले नहीं है। किसी जज से पूछ लो तो वो कहते हैं अदलिया पे हमला है, जर्नैल से पूछो तो सलामती पे हमला है, किसी मौलवी को पूछो तो दीन पे हमला है, किसी साफ़ी का जो है वो स्कैंडल सामने आए तो कहते हैं साफत पे हमला है। तो मुझे बताएं कि ये सारे हमले मिल के जब पाकिस्तान पे होते हैं तो पाकिस्तान तो मकरूज होगा ना। अब वामे पाकिस्तान जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? वो इसी तरह दलदल में जो है ना वो फंसते जाएंगे, और ये जो है ना यशीन की चलती जाएंगी। पार्लियामेंटेरियन की आप तनहाएं देख लें, ये बड़े बड़े जो है बड़े बड़े ओहदों के ऊपर ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, जुडिशरी हो, वो तो ये भी कहते थे ना, वो तो ये भी कहते थे मराद का खात्मा हो जाएगा, खात्मा हो गया ना, खात्मा, तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जाएंगी, लेकिन यहाँ पे तनख्वाहें भी बढ़ी, मराद तो उससे ज्यादा हो गई। बात ये देखो, और जो मुआविन है उनकी फौज भी बहुत बड़ी है। जो कहा वो हुआ तो नहीं ना। अच्छा, बात है कि हुआ क्या है? हुआ ये है कि चोर डाकू उसी तरह दंदन आते फिर रहे हैं। अच्छा, और वही इनकी कैबिनेट में शामिल है, वही इनकी हुकूमतों में शामिल है। यही जो चौधरियों के लिए कहता था पंजाब के सबसे बड़े डाकू आज हुकूमत का हिस्सा, अभी उनके बच्चे को फिर मिनिस्ट्री दे दी है। ये MQM के लिए कहते दहशत गर्द है, साथ बुला के हुकूमत कर रहे हैं। तो कैबिनेट में जितने बैठे हैं उनमें मोस्टली आप देख लें कि कितने के वो नामजद खान है। तो कहाँ बात ये है कि चलो हुकूमत को छोड़ दो, आप अपोजिशन वाले जो पहले जो लूटा है जिन्होंने 30-40 साल, कम से कम उनको तो लुटकाते, उनको तो बंद करते। आपके इंतजाम में दावे नहीं। नारे बहुत लगाए गए, लेकिन दावे वादे बहुत किए गए। हमेशा की तरह वो दावे वादे पूरे होने के इंतजार में है, और अवाम जो है वो भी परेशान है कि पता नहीं हमारे साथ हुआ क्या है। हमें ख्वाब तो बहुत दिखाए गए थे, लेकिन ख्वाब एक भी पूरा नहीं हुआ। वापस आते हैं तो इसके साथ तालीमी निज़ाम की भी बात की जा रही है, और 73 साल 70 साल गुजर गए, तालीमी निज़ाम अभी तक हम वाजे नहीं कर पाए। इसके ऊपर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के खिताब के मुतालिक हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत सी बातें की और उन्होंने ये भी कहा कि कल्चर से दूर हो गए और मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी है और जो मीनार पाकिस्तान का वाक़या हुआ उसके हवाले से भी उन्होंने बात की। लेकिन उन्होंने एक बात की इंग्लिश मीडियम तालीम के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि जो इंग्लिश मीडियम सिस्टम है वो जहनी ग़ुलामी का बायस है और हमारी तनज़्ज़ुली की वजह जो है वो अंग्रेज़ का दिया हुआ निज़ाम है। तो मांडला साहब, इंग्लिश मीडियम सिस्टम की बात हो रही है, मुल्क के अंदर कई तालीमी निज़ाम मौजूद हैं। एलीट क्लास का अलग सिस्टम है, मिडिल क्लास का अलग सिस्टम है, लोअर मिडिल क्लास का अलग सिस्टम है। क्या एक जैसा तालीमी निज़ाम दे पाएंगे या हमेशा की तरह ये नारे ही होते हैं, दावे ही होते हैं? 73 साल गुजर गए, अभी तक हम कोई तालीमी निज़ाम जो है वाज़े नहीं कर पाए कि हमारा तालीमी निज़ाम होगा क्या? देखिए, असर बड़ा क्लियर है कि किसी भी मुल्क ने दुनिया में उस वक्त तक तरक्की नहीं की जब तक उन्होंने अपनी ज़बान को जो है ना वो सरकारी दर्जा नहीं दिया। और हमारा जो आइन है उसके अंदर भी ये लिखा हुआ था कि 3 साल के अंदर अंदर उर्दू ज़बान को सरकारी ज़बान का दर्जा दिया जाएगा। और वो तो आज तक नहीं मुमकिन हो सका। नहीं हुआ ना। 2015 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने एक हुक्म जारी किया, 12 सफ़ात के ऊपर फैसला था कि तमाम मुल्क में जो है ना वो उर्दू ज़बान जो है वो सरकारी ज़बान होगी। लेकिन आज तक उसके ऊपर अमल नहीं हुआ। आज तो 22 होने जा रहे हैं। और बदबख्ती क्या कि वो जो फैसला लिखा गया वो भी अंग्रेजी में लिखा गया। सही कि भाई कम से कम जजेस साहबान वो फैसला ही उर्दू में लिख देते ताकि वो हर बंदा जो है ना पढ़ भी लेता। और मैं बता रहा हूँ कि तमाम बुराइयों की जड़ जो है ना वो ये अंग्रेजी जुबान है इस मुल्क। नहीं, अंग्रेजी जुबान का कोई कसूर नहीं है, सिस्टम की बात हो रही है। जुबान तो जुबान होती है ना। सुन लेना, बात यह है कि आपके नाअहल तरीन अदारों में बैठे हुए लोग जो अंग्रेजी पढ़ नहीं सकते मजबूरन लिखते हैं। अदालतों में जजल फैसले अंग्रेजी जबान की वजह से नहीं लिख पाते, तरीके लंबी करते हैं बदली हो जाए, या फिर रात को कोई काबिल वकील तलाश करते हैं जाके कि जैसे जाके फैसले लिखाते हैं। ओ भाई ऐसे लानत से जान छड़ाओ, जब तक आप उर्दू जबान को सरकारी जबान का दर्जा नहीं देंगे तब तक मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। आपने अंग्रेजी सीखनी आप सीखे, आपने चाइनीज सीखनी आप सीखे, आप रशियन सीखना चाहते हैं सीखे, जुबान कोई भी सीखना चाहते हैं आप सीखें। ये है कि जबान सीखने पे पाबंदी नहीं है, लेकिन अंग्रेजी को इल्म का दर्जा मत दे। क्या कोई अंग्रेज को अगर कहा जाए कि आप पंजाबी सीखें या आप उर्दू सीखें, आप पंजाबी जो बहुत सी जुबानें आप उर्दू सीखें। अपनी जबान जो है वो उर्दू है, उर्दू को सरकारी जबान का दर्जा। हालांकि मैं यहाँ पे एक बात भी कोट करना चाहूंगा कि जैसे ये कहा गया कि CSS के एग्जाम्स जो हैं वो उर्दू में कर दिए जाएं, तो बहुत सी एलीट फोर्सेस जो हैं, बहुत सी एलीट क्लास के जो लोग हैं वो एकदम से तैश में आ गए। उन्होंने कहा कि ये तो सारा निजाम आप खराब कर रहे हैं, हमारे बच्चे ने तो हमेशा इंग्लिश में तालीम हासिल की। यही तो एक फर्क है कि वो जो लीड क्लास है 1-8% जो वज़ीर आज़म इमरान खान कहता है वो यही तो है। हालांकि वो अक्लमंद थोड़ी है कि अंग्रेजी बोलने से बंदे पे अकल बढ़ जाती है। क्या जो हाफिज़े कुरान है, कारी कुरान है, बड़े बड़े आलम फाजिल है, क्या उनके पास इल्म की कमी है कि सिर्फ वो अंग्रेजी नहीं बोल सकते? तो क्या उनमें कोई अकल कम है, कोई इल्म कम है? मुझे बताया नहीं कि अभी अफगानिस्तान पूरी दुनिया के सामने है, कितने जो है सुपर पावरों को शिकस्त दी। क्या वो सारे को अंग्रेजी में पढ़े हुए थे? कोई ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे, कोई बीकन हाउस में पढ़ के आए हुए थे? और अल्लाह के फजल से उन्होंने पूरी दुनिया में जो है ना अपना लोहा मनाया। भाई इनको अपनी जबान जो है उसको सरकारी जबान का दर्जा, ये प्राइम मिनिस्टर से दरखास्त है कि आप जिस तरीके से एक निसाब की तरफ जा रहे हैं, सबसे पहला जो कदम उठाने में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, आपने उसके ऊपर अमल करवाना है। सबसे पहले आप उसके ऊपर अमल कराएं कि तमाम अदारों के अंदर जहां भी जाएं वह, ये तो पहले भी कई दफ़ा प्राइम मिनिस्टर कह चुका है कि जब कोई तकरीब होती है तो वहाँ उर्दू में जो है वो बातचीत की जाए ताकि लोग समझे। अभी असम्बली में कई जब बंदे उठ के अपने आकाओं को खुश करने के लिए को अंग्रेजी बोलते हैं। भाई आप जैसा अवाम से मुखातब हो, 70-80% अवाम आपकी दही इलाकों में रहने वाली, जिनके गाँव गोटों में आज तक स्कूल नहीं है, वो अंग्रेजी की अलग नहीं जानते। लेकिन क्या हो पाएगा? मैं आपको बता रहा हूँ, 5 साल पहले फैसला आया सरकारी जुबान बनाने के लिए, सरकारी जुबान के उर्दू
करने के लिए, लेकिन आज तक उस फैसले पे अमल दरामद नहीं हो सका। और अरसे पहले आइन में ये भी लिख दिया गया कि हम इसको तब्दील कर देंगे, 3 साल रहेगी, 10 साल रहेगी, इस तरह बातें पॉलिसीज कर देते रहे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। क्या अभी होगा? तालीमी निजाम एक होगा? कैसे होगा? कौन करेगा? करना होता तो ये सुप्रीम कोर्ट करना देती। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला कि उसके ऊपर 100 मोटर नहीं लेते। वैसे है कि छोटी छोटी दरखास्तों पे ले लेते हैं। शराब की बोतलों पे 100 मोटर इस मुल्क में हुए, क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन करना नहीं चाहते। अच्छा। वही तो एक तफरीक है कि जिसने अवाम को जो है ना वो दूर रखा हुआ है, अवाम तक पहुंचेगी। बड़े बड़े कंपिटेंट लोग, काबिल लोग बेचारे पढ़ इंग्लिश स्कूलों में इसलिए नहीं सकते, उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास खाने के पैसे नहीं है, वो सरकारी स्कूलों की फीस मुश्किल से देते हैं। तो भाई बात ये अगर ये CSS वाले इम्तिहान उर्दू में हो जाएं तो ये जितने जो है ना ये चैंपियन बने फिर ये मेरा पिछले नंबर से जो है वो 7वें नंबर पे आए। अच्छा। और जो हमारे लड़के हैं अपने देहातों के जो बेचारे टाटू पे पढ़ते हैं बैठ के, वो मेरे गाँव में तो आज तक बच्चों का प्राइमरी स्कूल नहीं है। 10-12 हजार आबादी है। कई प्रोग्रामों में हर टेलीविजन के ऊपर मैं चीख चुका हूँ, कोई सुनने वाला नहीं। पता नहीं कहाँ तरक्की है। ये जी मदीना की रियासत आ रही है, पहले पढ़ा लिखा पंजाब चला गया, कहाँ पढ़ा लिखा है? आप जाके गाँव गोठों में हालत यानी ये सिर्फ सियासी नारे ही रहे, लेकिन तालीम देने में हर हुकूमत जो है तालीम अगर देखा जाए तो हमारी प्रायोरिटी रही ही नहीं। अगर देखा जाए, अगर बजट में देखा जाए तो बजट में हमने बड़े कम पैसे तालीम के लिए मुख्तस कर रखे हैं। सरकारी स्कूल बंद, मैं जिस प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ वो बंद पड़ा हुआ है। सही भाई, प्राइवेट कल्चर इतना आपने प्रमोट कर दिया, जितने बड़े बड़े मगरमच्छ, ये बड़ी बड़ी ब्रांचेज, बिकन हाउस, ये सिटी स्कूल, ये कौन लोग हैं? ये इन्हीं की करते करते ये सारा बिजनेस है। जिस मुल्क में हेल्थ और एजुकेशन बिजनेस की शक्ल इख्तियार कर दे तो वहां वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता और उसको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। जरूरत इस अमर की है कि जो तालीमी निज़ाम है उसका मुल्क के अंदर एक होना जरूरी है। तमाम लोग बिला तफरीक जो है वो तालीम हासिल कर सकें और उन्हें तालीम मयसर हो ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।